शुक्रवार देर रात भारतीय फौज ने एलओसी पार करके आतंकियों के 7 कैंप ध्वस्त कर दिए। गुरुवार को इसका बाकायदा ऐलान भी किया गया और 22 देशों को भी बता दिया गया कि अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगर सीमा पार से आतंकियों ने हमले की कोई साजिश रची तो फिर ऐसे ही घुसकर मारेंगे। आतंक के खिलाफ भारत की इस सीधी और सधी कार्रवाई की कई देश खुलकर तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से त्रस्त बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने कहा है कि भारत ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना और नवाज शरीफ सरकार का कहना है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई और पाकिस्तान में बुधवार यानी कि 5 अक्टूबर को नेशनल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया है। पाकिस्तानी फौज कल से ही सीमा पर फायरिंग कर रही है, जिससे पाकिस्तान सीमा पर बसे गांवों के लोग एहतियात के तौर पर सुरक्षित इलाकों की ओर जाने लगे हैं। आप विश्वास करिए, हमारे सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा एजेंसियां देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो जो भी देश की सुरक्षा के लिए होगा वो करेंगे। एक दफा करके रुक जाने में कुछ बात बनेगी नहीं, तो इसको आगे तक सोचा है और उसके लिए क्या प्रणाली बनाई है, इस पर सरकार को कुछ कदम लेने होंगे। अगर हमसे सरकार पूछती है तो हम अवश्य सरकार को अपना परामर्श देंगे और सरकार को समर्थन देंगे। I applaud Honorable Prime Minister Modi for his boldness and his seriousness to fight terrorism more effectively. And all other nations in this region should support Prime Minister Modi's boldness and seriousness to fight terrorism so that we all are free from terrorism. पाकिस्तान में घुसकर मारा और सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने कर दी, लेकिन क्या है हमारा ऑपरेशन रेडीनेस, यही बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त भारतीय सेना के ब्रिगेड और डिवीजन को लीड कर चुके 5 जनरल्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि आखिरकार हम अपनी तैयारी कैसे करें, अगर कोई शक और शुबा है उसको दूर करेंगे। इन्होंने पूरा जीवन देश की सुरक्षा को समर्पित किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड जनरल बीके शर्मा, रिटायर्ड जनरल जीएस सुबान, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शेरू थपलियाल साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सर विजयपाल सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। कौटिल्य ने कहा था कि दुश्मन की कमजोरी का पता होना चाहिए, उसकी ताकत का पता होना चाहिए, अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए, अपनी ताकत का पता होना चाहिए। ऑपरेशन रेडीनेस क्या है और पाकिस्तान से क्या कोई खतरा हो सकता है और किस किस्म का खतरा हो सकता है? सबसे पहले जनरल बीके शर्मा से शुरू करते हैं। सर, पाकिस्तान से अब किस किस्म की रिटेलिएशन अगर सोची जाए आ सकती है? आप देखें, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने की हैं, ये पाकिस्तान इनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था और इसका एक कारण है कि हमने पूरा इसमें जो सरप्राइज है वो अचीव किया और उस चीज का सबूत इसमें मिलता कि हमारी इतने अंदर जाने के बाद, इतने लेवल पे 7 अटैक्स करने के बाद भी हमारी एक भी कैजुअल्टी जो है इस ऑपरेशन में नहीं हुई। तो इट इज अ टोटल शॉक है उन लोगों के लिए और अभी वो इस शॉक से उभर रहे हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन ये राहुल शरीफ जो अभी बिल्कुल रिटायरमेंट के नजदीक आ रहे हैं और उनके कंट्री में उनका इतना बड़ा इमेज एक प्रोपेगेंडा के थ्रू किया गया है, तो ये वो कोई कोशिश करेंगे कि छोटा मोटा कोई कहीं पे इस किस्म का कोई ऑपरेशन, बॉर्डर की कोई हमारी जो आइसोलेटेड पोस्ट हैं, अकेली पोस्ट हैं, उसके ऊपर कोई या तो ये जो आतंकवादी हैं उनको इस्तेमाल करके या उनके साथ अपने जो फौजी हैं उनको मिला के इस किस्म की कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें इस चीज के लिए भी तैयार होना चाहिए कि हमारे शहरों के अंदर या जो हमारे सॉफ्ट टारगेट्स हैं कहीं और, उनके ऊपर भी ये जो जिनको हम फिदाइन अटैक्स बोलते हैं वो अटैक भी ये साथ साथ में कर सकते हैं। सो इंडियन आर्मी जो है और इंडियन नेशन इन अटैक्स के लिए हर तरीके से तैयार है और इसका जवाब दिया जाए। जनरल उबान, आपको क्या लगता है पाकिस्तान जिस तरह से लगातार नापाक हरकतें करता है, आतंकवादियों को इस्तेमाल करता है, अब किस्म किस्म का डेंजर उनसे एंटिसिपेट किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने इतनी धैर्यता दिखाई है और सारी दुनिया को दिखाया है कि हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क है। जब मौका आता है तो हम असलियत काम करते हैं
दूसरी मुबारक मैं इंडियन आर्मी को देना चाहता हूं। सारी उम्र इंडियन आर्मी में काटी है और मुझे मालूम है कि सारी दुनिया में ये सबसे उम्दा फौज है। और तीसरी मुबारक मैं देना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर और आज हिंदुस्तान एकजुट है। तो आप ये देख लीजिए कि जब प्राइम मिनिस्टर, आर्मी, पॉलिटिकल पार्टीज और देश के लोग इकट्ठे हो जाएं तो ठीक कितनी है, ताकत आ आगे क्या जाती है। सर, आगे Right. क्या, किस किस्म का डेंजर बहुत ब्रीफली? आगे का मैं देश के वासियों को ये बिल्कुल सहमत देना चाहता हूं कि आप बेफिक्र रहें। आप देखिए ये जो हमने हमला किया है ये सोच समझ के हमला हुआ है, इस पे टाइम लगा है, हर एक चीज सोच समझ के की गई है। और जैसे जनरल वर्मा साहब ने, मेरे कॉलीग ने कहा है, इतना फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हुआ है, कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे फौज में दम है। हम आगे किसी के भी लिए स्थिति के सामने पढ़ने के लिए तैयार हैं सर। बहुत सबके पास एक एक शॉर्ट कमेंट्स ले लें क्योंकि Just 2 उसको minutes. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और- नहीं स्टेप्स बाय स्टेप जाएंगे। मेजर जनरल के सिन्हा, किस किस्म का डेंजर आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ये जो हमने अभी प्रोएक्टिव स्टैंस के से अंदर गए और सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, तो आज के अंदर में बहुत सारी हमारे पास एक रिटेलिएशन का जो खतरा है, उसको देश को और सेना को और सबको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है 2-3 तरीके से। सबसे पहले जो देश के अंदर है, जो हम जिसको आईबी, एलओसी, एलसी के अंदर का इलाका है, वहां स्लीपर सेल्स हैं, टेररिस्ट मॉड्यूल हैं, ये बहुत सारे लॉन्च पैड में हैं। हमने लॉन्च पैड बर्बाद किया, 7 आपने देखा, मगर बहुत सारे लॉन्च पैड देश के अंदर हैं। उसको प्रोएक्टिवली हमें बर्बाद करना होगा और पूरे देश को सजग रहना होगा कि ये स्लीपर सेल्स कुछ भी, केवल वो फौज को नहीं, वो आम नागरिक को भी हानि पहुंचा सकते हैं। और फिर पाकिस्तान इसकी श्रेले या कहे कि वो तो अंदर से ये लोग कर रहे हैं। दूसरा रिटेलिएशन जो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि वो पागल है। और आपको एक मैं अंचल जी एक कहावत बताऊंगा, बंदर के हाथ में अस्तूरा। आपने वो अस्तूरा चलाता है, वो अपना गला भी काट लेता है। आप उसके डिफेंस मिनिस्टर को सुना था 4 दिन पहले? जी, बिल्कुल सुना था। उन्होंने कहा था कि हम भारत का नस्ता tactical नबूद nukes. कर देंगे। कितना इररेस्पॉन्सिबल स्टेट उन्होंने दिया है। अभी लोग बात करते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान के पास है, जो साइबर रैटलिंग कर रहा है। आज आपने सुना होगा जो डेमोक्रेट पार्टी की जो लीडर हैं हिलरी क्लिंटन, उन्होंने ये जताया है आशंका कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या आतंकवादियों के हाथ में जा सकता है। मैं आपको 1 मिनट लेकर के इसको बहुत, क्योंकि हम ये उसके ऊपर समझने आते की हैं, चेष्टा कर रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल, हम टैक्टिकल न्यूक्स के ऊपर आएंगे कि वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, उसके लिए आगे की सेगमेंट में जी आएंगे। हाँ। दूसरा हाँ। जो वो फायरिंग वो हमारी सेना निपट लेगी एलसी एलओसी के अंदर में। और हमारी यदि कुछ मान लीजिए कैजुअलिटी होती है तो देश को घबराने की सेना तैयार है। सेना का मनोबल, ये सेना जो है ये टुकड़ा टुकड़ा भी कट जाएगी तो कभी खेत को छोड़ने वाली नहीं है। आपने एक हमारी, मैं सिख रेजिमेंट का हूं, ठीक है। आपने एक लास्ट में आपको बोलना, सूरा तो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छाड़े थे। ये तो हमारे 1.31 बिलियन के ये देश है। पाकिस्तान जो चूहों का देश है, मैं बाद में जो सेकंड सेगमेंट आती है फिर मैं बताऊंगा क्या है, क्या कर सकता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता है जो हमारे कलीग्स बोल रहे हैं, मगर देश को सजग रहना पड़ेगा, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो कुछ भी कर सकता है, पागल है। पागल है, ये परेशानी है। मेजर जनरल विजयपाल सिंह, आपको भी लगता है कि सबसे पहले हमें होमलैंड सिक्योरिटी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्ट टारगेट्स देश में हो सकते हैं, हमें अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी अपनी देश की जो सुरक्षा है उसको हमें तैनात
और पूरे चौकन्ना होके रखना पड़ेगा। बेशक हमारी ये सुरक्षा सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और अपने देश के अंदर हार्टलैंड में, शहरों में सिक्योरिटी को बहुत तैनात करना पड़ेगा हर प्रकार से। और दूसरा है कि जो अभी एक्शन हुआ है, मेरे को यह ख्याल आ रहा है हेनरी किसिंजर जो यूएस के थे 1971 की लड़ाई में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने बोला था कि अगर डेमोक्रेसी को स्टेबल होना है और देश की सही रक्षा करनी है, उसके लिए एक एग्रेसिव एक्शन बहुत जरूरी है। और यही इस सरकार ने, मोदी सरकार ने दिखाया है कि एग्रेसिव एक्शन करना है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक देशभक्त बनकर ये सारी देशवासियों को दिखाया है, सारी फौज को दिखाया है कि हम एक हैं। ये बहुत बड़ा एक लेसन, एक बहुत अच्छी सिखलाई देश के लिए है। बिल्कुल। थपलियाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर खतरा पाकिस्तान से हो सकता है किसी किस्म की रिटेलिएशन का, तो वो क्या हो सकता है और हमारी कैसे ऑपरेशन रेडीनेस वर्क करेगी? देखिए, 3 चीजें हो सकती हैं पाकिस्तान जो कर सकता है। पहला, जो टेररिस्ट पहले ही देश के अंदर हैं, उनको टास्किंग की जाए कि वो सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स पे जाकर के अटैक करें। दूसरा, जो टेररिस्ट वहां बैठे हुए हैं टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स में, उनकी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ा दी जाए, मतलब ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो ताकि वो देश के अंदर आकर के टारगेट्स पे हमला करें। और तीसरा ये है कि जो हमारे पोस्ट हैं, आइसोलेटेड पोस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उनके ऊपर हमला करें। तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने टेररिस्ट को करना है, क्योंकि उनके पास एक एक्सपेंडेबल कमोडिटी है, उनको उनके मरने की कोई चिंता नहीं है। तो अगर अटैक हुआ तो वो टेररिस्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खतरे की बात हो सकती है सिन्हा साहब कि अभी तक वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जो पाकिस्तान के पास रहती है, वो कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। और आपने भी कहा कि जिस तरह से स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जा सकता है, तो क्या हम उतने तैयार हैं इस खतरे से निपटने के लिए? आम जनता की भाषा में बोले तो हम शॉपिंग करने जाते हैं मॉल के अंदर या फिर हम सिनेमा में जाते हैं, क्या हम में उतना लेवल ऑफ अलर्टनेस है जिस तरह से लोन वुल्फ अटैक यूएस और बाकी मुल्कों में देखने के लिए आ रहे हैं? देखिए अंचल जी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये हमारे अलर्टनेस तो ठीक है, नेशनल लेवल पे, जनता के लेवल पे होनी चाहिए, मगर हमें यानी सिर्फ आर्मी नहीं, ये हमारी जनता जो देख रही है उनको भी अलर्ट होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। पर ये हमें देश के अंदर भी प्रोएक्टिव स्टैंस लेके रिएक्टिव स्टैंस में नहीं, जिस तरह से अभी प्रेजेंट सरकार मोदी जी ने एक सुनहरा अक्षर लिख दिया, ये तो हमारे एक ये वाटरशेड है इंडिया के हिस्ट्री के लिए एक स्ट्रांग नेशन इमर्ज होने में। उसी तरह हमें प्रोएक्टिवली अपने जो इस होमलैंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसके अंदर इनको बर्बाद करना, हमें पता है, हमें बहुत इंफॉर्मेशन है, उसमें आम जनता भी शामिल है इस इंफॉर्मेशन को बिल्डअप करने के लिए। और प्रोएक्टिवली जो सूडो लोग हैं उनको हमें बर्बाद करना पड़ेगा, उनको हमें नाकारा करना पड़ेगा इन देश के अंदर। एक बात जो मैं पहले नहीं आपको बता पाया, जो कि एलएसी एलओसी के ऊपर में हमारे फौज को वो बहुत बड़ा खतरा है। अंजना जी, मैंने ये झेला है, मैंने एलएसी एलसी के ऊपर कारगिल के दौरान झेला है अपनी बटालियन के ऊपर। इनके ऊपर होती है, एक होती है बैट, इसको बॉर्डर एक्शन टीम कहते हैं। अब वो कौन है? ये भी आतंकवादी है, जिहादी नहीं है, वो पूरे रिटायर्ड फौजी स्पेशल एक्शन ग्रुप के लोग हैं, जिनको पाकिस्तान आर्मी करोड़ों लाखों में पैसा देता है, के बल पे उसको कहता है कि एक ऑपरेशन करो, 4 सर कट के ले आओ, आपका ऑपरेशन खराब, जिंदगी भर नेक्स्ट आपकी जनरेशन भी इसकी एंजॉय करेगी। इस लालच में उनसे कोई भी काम करवा लेते हैं। और वो लोग ट्रेंड हैं, वो ट्रेंड है, एक ऑप्शन करेंगे, फिर अपने गांव जाएंगे, जमीन खरीदेंगे और एंजॉय करेंगे थ्रू आउट।
जो कि एक पाकिस्तान ने एक टूल किया है। बहुतों को देश में इसके बारे में बैडर एक्शन टीम, ये बहुत तगड़ी होती है, ट्रेन लोग होते हैं, आते हैं, निपटने का तरीका बताइए। निपटने, सेना हमारी निपटेगी प्रोएक्टिव। आप LC, LOC, IB के ऊपर में कोई प्रॉब्लम देश ने कर दिया, प्रधानमंत्री ने कर दिया, एक स्ट्रांग लीडर ने कर दिया। प्रोएक्टिव आर्मी के, अब मैं आपको अश्योर दिलाता हूं, हम लोगों ने 40-40 साल इस देश के लिए रक्षा की सेना, हम जानते हैं हमारी सेना ऐसी तगड़ी सेना, वो एक क्या 1000 बॉर्डर एक्शन टीम अक्रॉस कर सकती है, और ये किया गया है, तो उसमें कोई डर नहीं है। वहां पर वो सेना है, निपट लेगी। अगर हमें जो चौकन्ना रहना है वो देश के अंदर, जो आप बता रही थी, देश का हर एक आदमी, चाहे वो बच्चा है, जवान है, लेडी है, बूढ़े हैं, उनको चौकन्ना होगा प्रोएक्टिवली। जो हमारी बेसेस यहां बना रखी है उन लोगों ने, स्लीपर सेल ने और टेररिस्ट मॉड्यूल ने, सारे अपने गम सिकवे को बुलाकर, पार्टी लाइन छोड़कर, जो लीडरशिप ने दिखाया है आज, जो स्ट्रांग लीडरशिप के, उसके पीछे लग करके उसको खत्म करनी है। छोटे छोटे गेम से निकलना पड़ेगा। जनरल शर्मा, आप भी मानते हैं कि सबसे पहले अगर खतरा हो सकता है, किसी आतंकी हमले का हो सकता है, और कश्मीर में जिस तरह के हालात कुछ समय पहले रहे हैं, बहुत सारे आतंकवादी उस स्टेट में भी इधर उधर हो गए, उनको शील्ड मिल गई, बहुत सारे सेपरेटिस्ट ने शील्ड दी, इस तरह की बातें आई। ऐसे में हमारा उनसे डील करने का क्या तरीका होगा? देखें, उसके लिए भी हम लोगों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, क्योंकि ये एक बड़े घास के ढेर में एक सुई को ढूंढने वाली बात होगी, और वो सुई तभी हम ढूंढ पाएंगे जब हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही आले दर्जे की हो। और इंटेलिजेंस तब है हम जब लोगों के अंदर अपने जो है कॉन्टेक्ट पैदा करें, उनसे इंफॉर्मेशन गेन करें। जो हमारी पुलिस है, जिसको हर चीज की खबर रहती है, हम अपनी पुलिस का जो तौर तरीका, उनकी ट्रेनिंग है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की ट्रेनिंग है, उसको हम मजबूत करें, और एक सोचे समझे कोऑर्डिनेट तरीके से ये जो इंटेलिजेंस है इसको मॉनिटर करें, पूरी मैपिंग करें, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो सिंपथाइजर्स हैं उनका हम मैपिंग करें, और जो इनके ओवर्ट सपोर्टर्स हैं, जो इनके फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं, उनका, जो इनके कोरियर्स हैं, उनको मैप करें। यानी जनरल शर्मा, जिस तरह से 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में सर्वेलेंस अचानक से बढ़ाई गई, उस तरह से अब हमें भी उस युग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये सर्वेलेंस जो है, जैसे इसके लिए कुछ जो तजवीजें हैं वो पहले हमारे पास हैं, जैसे एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पैदा होना चाहिए, स्टेट टेररिज्म काउंटर जो है पैदा होना चाहिए। इसी तरीके से मैं तो ये बोलता हूं हर डिस्ट्रिक्ट और गांव लेवल तक हमें ये, लेकिन वो तो फिर ऐसा ही होता है, आम जनता भी यही कहती है, उसकी परसेप्शन में ये है कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं, बाबू लोग बिठा दिए जाते हैं, और जो ग्राउंड लेवल पे, जो बीट कांस्टेबल से लेकर इंटेलिजेंस, जो हमें आम जनता को सचेत रहने की जरूरत होती है, वो शायद हमें एक लैकडिजिकल एटीट्यूड आ जाता है, हम लोग बड़े आरामदायक तरीके से बिहेव करते हैं। तो उसमें भी जरूरत है कि जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनको जनरेट किया जाए। जब तक आप स्कूल्स के अंदर जाके, कॉलेजेस के अंदर जाके, पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाके एक पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और उनको ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक हम पूरे तरीके से आतंकवाद का मुकाबला इतने बड़े देश में नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जितना भी प्रोग्राम है ये ग्रास रूट लेवल से शुरू होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस से शुरू होना चाहिए। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी किसी हद तक वो बिखरी हुई हैं, हमें ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए जाएं कि पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज तालमेल के साथ मिलकर काम करें, ताकि एक बिग पिक्चर जो हमारे पास इमर्ज हो और हम बिल्कुल एक इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन जो है, प्रोएक्टिव ऑपरेशंस करके इनको खत्म करें। ठीक है, और क्या क्या कदम हम लोगों को उठाने की जरूरत है, इस पर हमारी बड़ी बहस लगातार जारी है। पाकिस्तान के नापाक इरादों से कैसे निपटेंगे हम लोग, क्या आपको करने की जरूरत है, क्या हमको करने की जरूरत है, इस पर विचार करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं। और पड़ोसी मुल्क अगर पाकिस्तान जैसा हो, जो कि एक घायल गीदड़ की तरह हो, तो आखिरकार उसकी नापाक हरकतों से किस तरह से तैयार रहा जाए,
यही बड़ा सवाल है। हमारे साथ जनरल उबान जुड़े हुए हैं। जनरल उबान, आपसे ये जानना चाहेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, क्योंकि आप सभी ने अपना पूरा जीवन भारत की रक्षा और सुरक्षा को समर्पित किया, तो क्या चीज की तैयारी आप अभी मौजूदगी में हेल्प पे होते तो क्या करते? देखिए, आपने कहा कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 9 साल मैंने सर्विस की है कश्मीर में, 9 साल नॉर्थ ईस्ट में। 1971 की लड़ाई में मैं पैरा कमांडोज के साथ लड़ाई में गया। कारगिल की लड़ाई में मेरा एक पैरा कमांडो फोर्स है जो मैंने कमांड किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शायद याद होगा कि पिछले एनडीए के टेन्योर में डोडा डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों ने एक बस रोककर, एक मैरिज पार्टी थी, उसमें से 29 लोग उन्होंने मार दिए, आदमी, औरत, बच्चे। उसके बाद जब फौज के टुकड़े आए वहां पे उनको मदद करने के लिए उनको ब्लो अप कर दिया गया। हंगामा मच गया पार्लियामेंट में और मुझे बताया गया कि आप जाके फौज की मदद करें और उनको संभालें सिचुएशन को अपने कमांडोज के साथ। मैं कमांडो फोर्स के साथ जी, मैं अपने कमांडोज को वहां पर लेकर गया। फौज पूरी डिप्लॉयड थी, सब हमने एक दूसरे की मदद करके और तकरीबन 2-3 हफ्ते में पूरी चीज को संभाल लिया। तो हमें मालूम है, बेफिक्र रहने की, क्योंकि मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता क्या क्या किया, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरीके से चीजों को सुलझाना है। 2-3 चीजें मैं पे अभी स्ट्रेस करना चाहता हूं। एक तो ये इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही थी, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अभी सितंबर अक्टूबर का टाइम आ रहा है, बर्फ पड़ जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है इस टाइम पर। ठीक है, यही टाइम है जबकि हम अपने लोगों को इकट्ठा करके, और जैसे मेरे कॉलीग्स ने यहां पर बताया है, जनरल थपलियाल साहब ने भी बताया है, उस टाइम पर कश्मीर के अंदर जो यहां पर लोग घुसपैठिए पहुंच चुके हैं, जो लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करें। हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जरूरी चीज ये है कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसी इकट्ठी होकर उनको न्यूट्रलाइज करें। किस तरह करेंगे वो आप छोड़ दीजिए फौज पर, वो उनको मालूम है कैसे उनको न्यूट्रलाइज करना है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर तो एक हिस्सा हो गया, जैसे मेरे कॉलीग्स ने भी बताया है, सारे हिंदुस्तान को चौकस रहना पड़ेगा हर एक जगह पे। अभी देखिए, बॉम्बे के हमले के बाद कई चीजें की गई हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड को इंप्रूव करो, पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करो, ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन मेरे विचार में थोड़ा इस पे ज्यादा धक्का लगना चाहिए। पेस स्लो है आपका? पेस स्लो है। अभी आप देखिए, बॉम्बे के अटैक के बाद काफी कुछ हुआ है, लेकिन और बहुत कुछ हो सकता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे का साथ शेयर करें, हर एक चीज को इकट्ठा करके आप देखिए कि कम से कम जो देश है वो भी चौकस रहे और तैयार रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर के बैठ जाएं। ठीक है, और पाकिस्तान क्या कर पाएगा? हर बारी ब्लफ करके पाकिस्तान नहीं बोल सकता है कि हमारे पास न्यूक्स हैं और आतंकियों को भेजता जाए वायरस की तरह। मेजर जनरल थपलियाल, जो अभी इन्होंने भी कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मेजर्स लेने की जरूरत है। आपकी नजर में लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या और शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या? लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं, जैसे पुलिस रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका काम करने का तरीका, उनका इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वो अभी वीक हैं वो। और जो टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के, उनको और बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तो है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेजर्स, चौकसी की जरूरत है, स्लीपर सेल्स पे नजर रखने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। और ठीक है, दूसरा मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि ये उरी स्ट्राइक और जो ये हमने सर्जिकल ऑपरेशन किया, इस एक्साइटमेंट में जो असली मुद्दा है वो साइड ट्रैक हो गया है। असली प्रॉब्लम है हमारी साउथ कश्मीर और श्रीनगर के अंदर, जहां पर कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है।
उसको ठीक करने की जरूरत है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान किस चीज पे फोकस करता है? इसी पे करता है ना कि वहां पे अत्याचार हो रहा है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। मेजर जनरल विजयपाल सिंह neglect नहीं जी, करना। आप भी मानते हैं, यहाँ पर जनरल उबान ने भी यही बात की, आप भी यही मानते हैं कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर चला जाए तो कश्मीर को एड्रेस किया जाए, चौकसी बढ़ाई जाए? इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर को हमें पूरा एक नजरअंदाज के साथ मद्देनजर रखते हुए पूरे एक्शन हर प्रकार से पॉलिटिकल और मिलिट्री, इकोनॉमिक, ये सारे हमारे को एक कदम के साथ बढ़ाने चाहिए। कश्मीर के अंदर कश्मीर के जो निवासी हैं उनको साथ लेके जाना, उनकी जो मांग है थोड़ी बहुत उसको सुनना एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, बट साथ साथ में जो मिलिट्री एक्शन है और जो हमारे को अपने लाइन ऑफ कंट्रोल में बॉर्डर एरियाज में एक्शन लेने हैं, उसके अंदर हमें एक कड़ा एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार होना है। इसमें कोई कमजोरी नहीं। अभी एक हमने जो बोलते थे कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, वो वाला डॉक्ट्रिन पीछे छोड़ दिया है और अभी हमने मिलिट्री रेट्रिब्यूशन, ये मिलिटरीली हम क्या एक्शन ले सकते हैं और किस प्रकार से ले सकते हैं, वो ना कि देशवासियों को बट सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सफा कर दिया गया है और ये बहुत जरूरी स्टेप था। वैसे ही जितने भी हमारे ये स्प्लिंटर ग्रुप्स कश्मीर में ऑपरेट हो रहे हैं, उनके साथ एक सख्ती और साथ साथ ही जो उनकी विचार हैं उनको रखते हुए हमें आगे कदम बढ़ाने हैं। मेजर जनरल 50-60 साल हो आप गए भी हैं, मानते हैं, हम इसके अंदर सफलता नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, मेजर जनरल के सिन्हा, आप भी मानते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे काम हो रहा है, पॉलिटिकल लेवल पर भी काम होने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की गीदड़ भपकी पाकिस्तान अब तक देता रहा है, जिसकी वजह से जैसा कि उन्होंने भी कहा, अभी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हमारी तरफ से रहा। बात बात पर उनके ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पिछले हफ्ते तक यही लगातार राग अलाप रहे थे कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्स है। उससे कितना डरने की जरूरत है? आखिर क्या बला है ये टैक्टिकल न्यूक्स? अतुल जी, पहला तो आपको मैं बताऊं टैक्टिकल न्यूक्स है क्या। देखिए, पाकिस्तान ने हमारे जब पोखरण 2 हुआ 98 में, तो उसने भी 17 दिन के अंदर में उसने एक छोटा सा टेस्ट कर दिया। और क्या टेस्ट किया? AQ खान जो आए थे वो चोरों की तरह जो यूरोपियन यूनियन से डिजाइन चोरी करके लाए थे पाकिस्तान के अंदर में, और एक क्रूड बम को अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर दी और कह दिया कि हमारे पास, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हमारे एक जर्नलिस्ट को, मीडिया के एक जर्नलिस्ट को, और नायर साहब को दिया था इंटरव्यू, और कह दिया कि हमारे पास बॉम्ब है और साइबर रेटलिंग कहते हैं, और न्यूक थ्रेट देना शुरू कर दिया। आज के दिन में मैं उसकी बात छोड़ देता हूं वहां पर। उसके बाद अभी आता हूं जो आपकी है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है क्या। हाथप 9 एक मिसाइल है, 60 किलोमीटर की मार की क्षमता रखता है। वो पाकिस्तान कहता है कि उसमें न्यूक्लियर टिप लगा दिया है, माने उसका न्यूक्लियर 60 किलोमीटर तक वो उसको टैक्टिकली यूज कर सकता है। और देश को यह समझने की चीज है कि पाकिस्तान को 98 के बाद चाइना ने जो दिया था मदद, उसके बाद चाइना ने उसको कह दिया कि आप अंडरग्राउंड टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनके पास में तो ये शक है कि ये इस टाइप की चीजें हैं कि नहीं। तब उसने क्या किया, उसने नॉर्थ कोरिया के पास पहुंच गया। नॉर्थ कोरिया के, क्योंकि वहां पर तानाशाह राज है और मिलिट्री ही वहां पर न्यूक्लियर चीज को देखती है, उनके साथ चोरी छिपे बिजनेसमैन डिप्लोमेसी से डिजाइन ले गए, चाइना के रूट से कुछ मटेरियल ले गए। 2013 में एक उन्होंने ब्लास्ट किया और एक डेटा चोरी करके पाकिस्तान ले आया, और बोलता है 11, 12 और 13 के अंदर में उसने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर जिसकी मार क्षमता 60 किलोमीटर, हाथप 9 का नाम देता है, नासिर का कहता है उसका जो मिसाइल का नाम है, और वो भी चाइना का एक्चुअली मिसाइल है, ठीक है, M20 उसको किया। इससे घबराने की बात नहीं है।
लोगों को बहुत लोग आएंगे कि है, उसके बाद चाइना पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, मगर ये पक्का इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इंडिया के पास और पूरा वर्ल्ड में है कि 2023 या 2021 तक उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जो क्लेम करता है शायद आए या उसकी क्षमता हो। यानी अभी है ही नहीं, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। वो गिरफ्तार की देता है, मगर ये चीज मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा है। अभी आज के दिन, आज अभी मैं जब आ रहा था उसके करीब 4 घंटे पहले हिलरी क्लिंटन ने कहा कि पाकिस्तान शायद ये टेक्निकल बम उनके फिदाइन के पास या ये टेररिस्ट के पास में जाने का आशंका है। पूरा वर्ल्ड अभी ये करता है। आपको मैं बताऊं, अटावाबाद में जब उसामा बिन को मारा गया तो चिनूक हेलीकॉप्टर के अंदर में जो अमेरिकन सोल्जर आए थे 6000 डॉक्यूमेंट अपने साथ देश में ले गए थे और उन्होंने एक आशंका पैदा की थी कि जो न्यूक्लियर नो हाउ है शायद आतंकवादियों के हाथ लग सकता है। उस समय जब पाकिस्तान के जितने ठिकाने हैं, ये जो भावलपुर का इलाका है, वहां पर एक आशंका पैदा हुई थी और पाकिस्तान ने बहुत चौकन्ना हो गया था कि एक उसके ऊपर स्ट्राइक अमेरिका नहीं, लेकिन यही तो बड़ा खतरा लगता है ना कि वहां पर देश से अंग्रेजी में कहा जाता है इफ यू हैव नथिंग देयर इज नथिंग टू लूज। जहां की अपनी आर्मी 2 लाख लोग वहां पे आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगे हों, तो न्यूक्लियर बटन है किसके हाथ में, ये बड़ा सवाल हो जाता है। मैं आपसे क्विक रिएक्शन सबसे ले लेती हूं। सबसे पहले जनरल उबान, आपको भी लगता है टैक्टिकल न्यूक से डरने की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरे महायुद्ध के बाद किसी मुल्क ने उसको इस्तेमाल नहीं किया है और सारा देश जानता है कि पाकिस्तान जड़ है आतंक की, तो उनके ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है सबने। और अगर जैसे मेरे कॉलीग ने अभी बताया है कि अगर उनके पास है भी छोटा मोटा ऐसी चीज, क्या हमारे पास नहीं है? उनको भी मालूम है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो तो जो बुली होता है ना, वो कहते रहता है अब के देखना मैं अभी ये करूंगा वो करूंगा। ये तो 1947 से चल रहा है काम। हमारी फौज इतनी तकड़ी और इतनी मजबूत है। 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, 71 में तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया हमने। तो मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये जो ऊपर से बिगल बजाते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है, अगर वो कर देंगे तो हमारे पास भी है, तो उनको भी मालूम है कि है, और हमारी क्षमता कितनी है वो भी उनको पता है। ये चीजें टेलीविजन स्टूडियो पे नहीं बताई जाती। बिल्कुल। लेकिन मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर वो ऐसी कोई पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वापस रिटेलिएट अगर करते हैं, अगर थोड़ी सी भी हरकत उस तरफ से होती है तो पाकिस्तान पूरा का पूरा नेस्तो नाबूद हो सकता है। ये बड़ा खतरा खुद पाकिस्तान के लिए है, मिलिटेंसी बड़ा खतरा खुद उसके लिए है। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। मैं सिन्हा साहब आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, बड़ी बहस जारी है। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई नापाक हरकत होती है तो क्या? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बार बार धमकी दी जा रही थी। जनरल शर्मा, आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान का भले ही एम्बिगुअस हो कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन अगर उसने इस तरह की हरकत की तो फिर मैसिव रिटेलिएशन। देखिए, मैं ये चीज अपने देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है वो अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है तो वो अपनी टेरिटरी के ऊपर वो बोलता है मैं इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब है छोट हमारी कोई अगर फर्स्ट लाइन अंदर जा रहे हैं, हमारे ट्रुप्स अंदर जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में जा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट वो इस्तेमाल कर सकता है, जिससे मिनिमम डैमेज हमारा हो सकता है। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो दी है वो है मैसिव रिटेलिएशन। अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करते हैं या कोई आतंकवादी उनकी जमीन के ऊपर से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो हमारी पॉलिसी है मैसिव रिटेलिएशन, जिससे पूरे पाकिस्तान की बर्बादी हो सकती है। तो उनको इस चीज का पता है, इसीलिए वो ये सिर्फ गिदड़ धपकी जिसको बोलते हैं वो है, और असल जब लड़ाई शुरू होगी तो ये एक आसान काम नहीं है।
दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात की, काउंटर टेररिज्म को लेके, आगे की जितनी भी काउंटर टेररिज्म की लड़ाई है वो पाकिस्तान के सॉइल के अंदर होनी चाहिए। हमें अपनी इंटेलिजेंस और जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो इस तरीके से बनानी है कि वहां जितने भी लीडरशिप टारगेट्स हैं, जैसे सलालुद्दीन है, जैसे हफीज सैयद है, जो खुलेआम वहां बात करते हैं इंडिया के ऊपर जंग करने की, जिहाद करने की, हमारी ये कैपेबिलिटी हमने पैदा करनी कि हम उनकी जमीन पे उनको जिस तरह ओसामा ऑपरेशन हुआ ड्रोन के जरिए, वहां पे जाके चाहे मौलाना मंसूर हो चाहे ओसामा हो, इस तरह के आतंकवादियों को, हाफिज सईद को, सलाउद्दीन को वहां पर जाके ठोका जाए, ये कह रहे हैं आप? ये अभी हमारी नेक्स्ट कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज है, हमें जो बॉर्डर क्रॉस करके इन लोगों को पब्लिक के अंदर मिलने नहीं देना। पूरी जो टेररिज्म की लड़ाई है ये बॉर्डर के ऊपर होना चाहिए, और जो हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं, राजस्थान, नेपाल, उन बॉर्डर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर यहां पे फेंसिंग आ गया तो वहां से ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके पब्लिक के अंदर जो है ये आके ऐसे न्यूक्लियर अटैक, ये टेररिस्ट अटैक कर सकते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थपलियाल सर, आप भी मानते हैं कि किसी जमाने में 70, 80, 90 के दशक में बताया जाता है कि इस तरह से बाकायदा ऑपरेशंस थे, डीप रूटेड एसेट्स थे जिनको बाकायदा रखा गया बहुत अरसे तक, तब तक गुजराल साहब ने उसके बाद आकर उसको पूरे ऑपरेशन को डिसमेंटल कर दिया। अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि उस तरह के एसेट्स को एक बार फिर से रिजुविनेट करने की जरूरत है? थपलियाल सर, आप तक आवाज आ रही हो तो काउंटर इंटेलिजेंस टीम एक्स, इस तरह के जो टिट फॉर टैट ऑपरेशन से बाकायदा तैयार किए गए थे 70, 80, 90 के दशक में, लेकिन उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। आई.के. गुजराल साहब के बाद, पीस इनिशिएटिव के बाद, आपको लगता है कि वक्त आ गया है, जिस तरह से अभी जनरल शर्मा ने भी कहा कि अब लड़ाई टेररिज्म की पाकिस्तान की जमीन पर होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, और वो एक्चुअली वो जो हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए थे वो फिर रिससिटेट हो गए। तो गुजराल साहब ने रोका था, बहुत टाइम हो गया उसको। सो वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान, ये है हमारे पास और ये होनी चाहिए। ठीक है, विजयपाल सिंह जी, आप भी मानते हैं कि अब एक तरफ इफेक्टिव होमलैंड सिक्योरिटी और दूसरी तरफ जिस तरह से जनरल शर्मा ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई, अगर पाकिस्तान इस तरह के वायरस को भारत में भेजने की कोशिश करेगा तो वहां पर इस तरह की और सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की जरूरत पड़ेगी और करेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। सबसे पहले जो हमारा अपना सर्विलेंस नेटवर्क है, ना कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल में बट इंटरनेशनल बाउंड्री में, और जनरल शर्मा ने सही बोला है, ये राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, कच्छ, भुज तक ये पूरा हमें तैनात करना पड़ेगा। बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क हमें एस्टेब्लिश करना है, इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, और जहां तक टारगेट्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पाकिस्तान की जमीन में होंगे। पर अभी जो हमने किया है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहलाता है वो हमारा इलाका है। तो वहां पे जाने के लिए मैं समझता हूं टारगेट्स, ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो उनके 20, 30, 50 किलोमीटर तक अंदर हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करना एक बहुत आवश्यक जरूरी चीज है। बिल्कुल वैसे ही है जो ठीक है, संदेश दे दिया गया है, सभी विकल्प खुले हैं। जैसा कि एक आर्ट ऑफ वॉर में कहा गया कि विक्टोरियस वॉरियर्स, यानी कि जिनको जीतने की आदत होती है, जो जीतने वाले वॉरियर्स होते हैं, वो जीतते पहले हैं, उसके बाद जंग में जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर दी है, लेकिन अगले कदम के लिए, अगले रिटेलिएशन के लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। आप सब आए, हमारे साथ जुड़े, हम सबको एनलाइटन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।